हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस सीपीएससी। आज के 21 मई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन क्लियरेंस के मुद्दे पर। फिर डिस्कस करेंगे इसरो के 101st मिशन के फेलियर के बारे में। उसके बाद नज़र डालेंगे नए E0 FIR सिस्टम पर और अंत में जानेंगे 58th और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड्स के विनर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA के बारे में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक EIA एक ऐसा टूल है जो किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसके एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। ये प्रोसेस प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करता है और उनके एनवायरमेंटल रिपरकशंस को एनालाइज करता है ताकि जो फाइनल डिसीजन लिया जाए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ हो। इंडिया में EIA काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिना प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अप्रूव ना हो। इसमें माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बेसिस पर असेस किया जाता है और फिर एक्सपर्ट पैनल क्लियरेंस देता है कि या फिर रिजेक्ट करता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है 2017 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था। उसमें एक 6 मंथ विंडो दिया गया था जिसमें इंडस्ट्रीज रेट्रोस्पेक्टिवली क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते थे। ये उन इंडस्ट्रीज के लिए था जिन्होंने बिना परमिशन के ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, यानी अपने अप्रूवल कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन याद रहे 2006 का EIA नोटिफिकेशन के तहत प्रायर क्लियरेंस लेना मैंडेटरी है। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2025 में कोर्ट ने सेंटर को रिस्ट्रेन किया है कि वो माइनिंग प्रोजेक्ट्स को एक्स पोस्ट फैक्टो या रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना दे अगर वो 2006 नोटिफिकेशन के गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं। ये जजमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंट बन जाता है। इसी टॉपिक पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। इसरो का 101st मिशन PSLV C61 का अनफॉर्चुनेट फेलियर। ये मिशन PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, जो कि इसरो का सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल माना जाता है। लेकिन इस बार मिशन फेल हो गया ड्यू टू ए टेक्निकल मैल फंक्शन जो 3rd स्टेज में हुआ था। यह PSLV का सिर्फ तीसरा था फेलियर। पहले 1993 और 2013 में फेलियर्स हुई थे। इस मिशन का पर्पस था EOS-09 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ले जाना। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है जहां सैटेलाइट हर दिन एक ही लोकल सोलर टाइम पे अर्थ के ही एक लोकेशन से गुजरता है, जस्ट लाइक द सन, ताकि कंसिस्टेंट डेटा कलेक्शन हो पाए। EOS-09 सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसका यूज़ वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग और बॉर्डर सर्वेलेंस जैसे कामों में यूज़ होता। PSLV C61 का लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हुआ था और ये 2025 का इसरो का दूसरा कंसेक्यूटिव फेलियर था, जो डेफिनेटली एक सेटबैक है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इसरो का ओवरऑल सक्सेस रेट काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। PSLV ने चंद्रयान 1, मंगलयान और एस्ट्रोसैट जैसे मिशंस को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम समझते हैं कि इंडिया का जो ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं, जो इसरो के स्पेस प्रोग्राम के फाउंडेशन हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV की। यह इंडिया का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, जिसमें 4 स्टेज कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होती है, सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स ऑल्टरनेटली। PSLV का पहला सक्सेसफुल लॉन्च अक्टूबर 1994 में हुआ था। तब से लेकर अब तक ये व्हीकल 60 से ज़्यादा लॉन्चेस कर चुका है विद एन आउटस्टैंडिंग 95% सक्सेस रेट। PSLV 1750 किलोग्राम्स तक पेलोड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में 600 किलोमीटर की हाइट तक लेके जा सकता है। चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, IRNSS और एस्ट्रोसैट जैसे मिशंस इसी व्हीकल के जरिए लॉन्च किए गए थे।
इसकी रिलायबिलिटी की वजह से PSLV को द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो का टाइटल मिला है। अब बात करते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV की। ये लॉन्च व्हीकल ज़्यादा हैवी सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे इनसैट और जीसैट सीरीज के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। GSLV एक 3 स्टेज व्हीकल है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और यूजिंग द विकास इंजन, और तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज विथ लिक्विड हाइड्रोजन। GSLV के 3 वर्जन्स हैं, MK1 जिसमें रशियन क्रायोजेनिक इंजन था, MK2 जिसमें इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज यूज़ होती है, और MK3 जो पूरा स्वदेशी क्रायोजेनिक कैपेबिलिटी के साथ डिज़ाइन किया गया है। GSLV MK3 ने चंद्रयान 2 जैसे मिशंस कैरी किए हैं और फ्यूचर मैन मिशंस के लिए भी ये व्हीकल यूज़ होगा। फाइनली बात करते हैं सबसे रिसेंट लॉन्च व्हीकल के बारे में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV। ये एक कॉम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल है जो स्पेसिफिकली स्मॉल पेलोड्स के लिए यूज़ होता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। ये भी 3 स्टेज व्हीकल है, लेकिन इसमें सारी स्टेजेस सॉलिड प्रोपल्शन बेस्ड है। SSLV का डिज़ाइन रैपिड लॉन्च कैपेबिलिटी के ध्यान में रख के किया गया है, जिससे अर्जेंट डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स में की जा सकती है, चाहे वो कमर्शियल सैटेलाइट्स हो या नेशनल सिक्योरिटी पेलोड्स। तो ओवरऑल इसरो के पास अब एक स्ट्रॉन्ग वर्सेटाइल फ्लीट है, PSLV फॉर रिलायबिलिटी, GSLV फॉर हैवी पेलोड्स और SSLV फॉर क्विक एंड फ्लेक्सिबल मिशंस। इसी टॉपिक पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के नए इनिशिएटिव की, E0 FIR सिस्टम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया है कि अब से अगर 10 लाख से ज़्यादा का साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और वो 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट होता है, तो FIR ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। इससे पहले विक्टिम्स को पुलिस स्टेशन जाके FIR करवाना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रोसेस डिजिटल हो गया है। ये इनिशिएटिव इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि FIR रजिस्ट्रेशन में डिले नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ फंड रिकवरी जल्दी इंप्लीमेंट होगा और विक्टिम्स को फिजिकली पुलिस स्टेशन विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I4C काफ़ी एक्टिव रहा है साइबर सिक्योरिटी के एरिया में। हेल्पलाइन नंबर 1930 के अलावा उनका साइबर दोस्त सोशल मीडिया हैंडल रेगुलर साइबर अवेयरनेस टिप्स शेयर करता है। साथ ही उन्होंने एक रियल टाइम फ्रॉड ट्रैकिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस प्रिवेंट किए जा सकते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ ये एक मेजर डिजिटल स्टेप है। इसी टॉपिक पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं आज के अंतिम टॉपिक पर, 58th और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड्स। इस साल का 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है संस्कृत के प्रसिद्ध स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। उनका योगदान संस्कृत लिटरेचर में इनवैल्यूएबल है और उनका सम्मान पूरा एकेडमिक और लिटरेरी फ्रेटर्निटी के लिए एक गर्व का विषय है। इसी के साथ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड भी अनाउंस हो गया है। ये सम्मान दिया गया है हिंदी के जाने माने कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ला के, जो रायपुर के छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उनका लिखने का स्टाइल और उनकी कविताएं आम जिंदगी की गहराइयों को छू जाती है। ये दोनों अवार्ड्स भारतीय साहित्य और भाषाओं के प्रतिष्ठित योगदान का सेलिब्रेशन है। आगे बढ़ते हैं कोट ऑफ द डे सेक्शन की ओर। आज का कोट है, दिस इज आवर वर्ल्ड, अ कॉमन वर्ल्ड, एवरीबडी शुड फील अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय बान की मून। इसका मतलब ये है कि दुनिया सिर्फ किसी एक इंसान या कम्युनिटी या देश की नहीं है, बल्कि ये हम सबकी है। हम सबका ये शेयर्ड घर है। हर किसी को ये फील करना चाहिए कि इसका केयर करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिल के काम करेंगे तभी दुनिया बेहतर होगी। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल के नए एपिसोड्स के साथ, नए रेलिवेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अलर्ट रहिए और मोटिवेटेड रहिए। जय हिंद।